क्या भारत का नक्शा बदलने वाला है दोस्तों? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो खबर अभी सामने आई है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर, खासकर मणिपुर के पास जमीन की अदला बदली हो सकती है। यानी म्यांमार का कुछ हिस्सा भारत की तरफ आ सकता है और भारत का कुछ हिस्सा म्यांमार की तरफ जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद विदेश मंत्रालय ने इसे झुटलाया नहीं है, बल्कि सीधे कहा है कि इस पर बातचीत चल रही है। अब जरा सोचिए, जब सरकार खुद इतना बड़ा बयान दे तो यकीनन पर्दे के पीछे बहुत कुछ खिचड़ी पक रही होगी। और ये कोई पुरानी खबर नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में, यानी जुलाई के आखिर से लेकर अभी 4 अगस्त तक विदेश मंत्रालय को संसद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस पर सफाई देनी पड़ी है। तो आखिर माजरा क्या है? क्यों अचानक दशकों पुराना ये मसला अभी गर्मा गया है? आज इसे शुरू से आखिर तक पूरी डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मसले को समझने से पहले भारत म्यांमार का बॉर्डर कैसा है ये समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नीचे मिजोरम तक यह बॉर्डर करीब 1643 किलोमीटर लंबा है और ये 4 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट आते हैं। वहीं म्यांमार की तरफ आपको मिलेगा काचिन स्टेट, सागयांग रीजन और चिन स्टेट। और यहाँ का जो टेरेन है ना, यानी यहाँ की जो जियोग्राफी है वो बेहद मुश्किल है, जिसमें घने जंगल हैं, खड़ी पहाड़ियां हैं, नदी घाटी और ट्राइबल इलाके। कई बार तो सीमा के दोनों तरफ के ट्राइबल लोग खुद ही आते जाते रहते हैं, बिना ये सोचे कि वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर निगरानी करना यानी सर्विलांस बहुत मुश्किल काम बन जाता है। अब सवाल ये है कि यह बॉर्डर कैसे बना? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। गुलामी के दौर में, यानी कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश एक साथ भारत और बर्मा, यानी जो आज का म्यांमार है, दोनों पर राज करते थे। तो 1826 में पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध जो था उसके खत्म होने के बाद ट्रिटी ऑफ यानाबू साइन हुई थी, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश इफेक्ट जो था, ब्रिटिश इंपैक्ट, वो और ज्यादा गहरा हो गया था। इसके बाद 1830 से लेकर 1930 के बीच, यानी कि लगभग पूरे 100 साल, ब्रिटिश सर्वेयर धीरे धीरे इस फ्रंटियर को नक्शे पर मार्क करते रहे कि कौन सा हिस्सा भारत का माना जाएगा और कौन सा बर्मा का। 1937 में आखिरकार बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए किया गया बंटवारा था। इसमें कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना था, क्योंकि दोनों तरफ ही हुकूमत जो थी वो तो ब्रिटिश की ही थी। अब असली मोड़ आया आज़ादी के साथ, यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में बर्मा आज़ाद हुआ, और यहीं से वो पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन एक पक्की इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई। फिर 1967 में भारत और म्यांमार के बीच में एक बायलैटरल ट्रीटी हुई, जिसमें ज़्यादातर बॉर्डर को डिमार्केट यानी सीमांकित कर दिया गया। लेकिन दिक्कत ये रही कि टफ टेरेन की वजह से कुछ हिस्से आज भी अधूरे रह गए। अब आते हैं असली मुद्दे पर। यानी द डिप्लोमेट नाम की एक इंटरनेशनल मैगजीन ने 17 जुलाई को एक रिपोर्ट छापी, जिसमें दावा किया गया कि भारत सरकार के एक इंटरनल डॉक्यूमेंट, मतलब उन्होंने इंटरनली ये डॉक्यूमेंट निकाला जो 26 मई 2026 का बताया गया, उसके मुताबिक सरकार करीब 1.4 स्क्वायर मील यानी लगभग 3.6 वर्ग किलोमीटर जमीन की अदला बदली पर विचार कर रही है। किसके साथ? इंडिया की तरफ मणिपुर और दूसरी तरफ म्यांमार यानी कि बर्मा। अब ये इलाका है बाउंड्री पिलर 65 से लेकर पिलर 68 के बीच, करीब 2.8 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो पड़ता है मणिपुर के चांदेल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक म्यांमार के सागयांग रीजन की कबाऊ वैली से सटा हुआ एरिया है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा काम 3 महीने में, यानी कि अगस्त 2026 तक पूरा करने का टारगेट रखा हुआ था। ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया इस मैगजीन के द्वारा। जब मीडिया ने इस पर विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा तो 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने इसे सीधे खारिज नहीं किया। उन्होंने माना कि बॉर्डर पर कुछ इलाके अभी भी सेटल नहीं हुए और उन सेक्टर्स पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये बोल दिया सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना इसको एक्सेप्ट किया ना इसको डिक्लाइन किया। लेकिन यह एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार ने संसद में भी यही कहा है कि अभी तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। ना तो कोई पिलर भारतीय क्षेत्र के अंदर शिफ्ट किया गया है और ना ही म्यांमार ने भारतीय जमीन पर अभी तक कोई कब्जा किया गया है। यानी दोनों देशों ने साफ किया है कि 1967 की जो बाउंड्री एग्रीमेंट थी वही लागू रहेगी और डिमार्केशन का जो काम है वो बायलैटरल तरीके से दोनों तरफ से म्यूचुअल बातचीत के आधार पर ही होगा।
कोई भी यूनिलैटरल यानी एक तरफा फैसले से कुछ भी चीजें अभी हल नहीं होंगी। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ पिलर 65 से 68 ही नहीं, बल्कि पिलर 75 से 79 और चोरोखुनों के पास एक चोरोखुना एरिया है, पिलर 88 से 95 पर भी विवाद बना हुआ है। और यह पुराना विवाद है। साल 2000 में मणिपुर सरकार ने इसके लिए कैबिनेट कमेटी भी बनाई थी, जिसका नतीजा नहीं निकला कोई। अब समझते हैं कि बाउंड्री पिलर होता क्या है। इसको सुनकर कंफ्यूज मत होना, यह बस एक स्थायी फिजिकल मार्कर होता है, यानी कि एक पिलर जैसा बना देते हैं जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर गाड़ा जाता है। अब हर पिलर की एक फिक्स्ड जीपीएस लोकेशन होती है, उसे कानूनी मान्यता मिली होती है और बायलैटरल ट्रीटी में उसका रेफरेंस दर्ज किया जाता है। लेकिन पिलर 65 से 68 के बीच का यह हिस्सा अब भी डिस्प्यूटेड है, यानी अभी तक इस पर दोनों देश एकमत नहीं हो पाए हैं। बॉर्डर अभी तक पूरा डिमार्केट हुआ क्यों नहीं? अब 1643 किलोमीटर के बॉर्डर में करीब 1472 किलोमीटर तो डिमार्केट हो गया, बचा 171 किलोमीटर, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोहित सेक्टर में और मणिपुर की कबाऊ वैली में पड़ता है। इस पर मसला अभी भी अनसुलझा हुआ है। वजह क्या है? वजह है पहाड़ी और दुर्गम इलाका, जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। घने जंगल हैं और ऐसी नदियां हैं जो अपना रास्ता अक्सर बदलती रहती हैं। और ब्रिटिश दौर के पुराने नक्शों में फर्क भी इसका एक अहम मुद्दा है। अब सबसे अहम वो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो पीढ़ियों से सीमा के दोनों तरफ बसी हुई हैं, और उनके लिए सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी और पहचान का एक हिस्सा भी है। अब भारत इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा क्यों रहा है? दशकों से यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो अभी क्यों गर्मा गया? अब इसकी थोड़ा जड़ में जाना जरूरी है। अब 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, रिजीम चेंज, और तब से वहां मिलिट्री का ही शासन चल रहा है, जिसको जुंटा रेजिमेंट बोलते हैं। अब इस अस्थिरता के बाद से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत की तरफ आए हैं। इससे भारत में डेमोग्राफिक बदलाव की आशंका, सुरक्षा में दिक्कतें और स्थानीय संसाधनों पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, ये सारी चिंताएं बढ़ गई हैं। और दूसरी बड़ी वजह है ड्रग की ट्रैफिकिंग। आपने गोल्डन ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का वो इलाका है जिसे दुनिया के सबसे बड़े अवैध ड्रग उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। अब बॉर्डर ठीक से सील नहीं होने की वजह से हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी भारत में लगातार एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी, और सबसे बड़ी बात जो है वो है इंटरनल इंसर्जेंसी, यानी कई हथियारबंद गुट म्यांमार की सीमा में जाकर छिप जाते हैं और मौका मिलते ही भारतीय क्षेत्र में आकर हमला कर देते हैं। यानी सिक्योरिटी के मोर्चे पर एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं, और इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं अधूरा अनफेंस्ड बॉर्डर है, यानी कि अनसिक्योर्ड बॉर्डर। भारत का मकसद इसमें साफ है कि अवैध घुसपैठ को रोकना है, इंसर्जेंट मूवमेंट को खत्म करना है, ड्रग और हथियारों की तस्करी पर लगाम लगानी है, और इसके लिए जरूरी है पूरे बॉर्डर पर पक्की फेंसिंग होना। लेकिन यहाँ एक पेच है, और वो पेच है फ्री मूवमेंट रेजिम यानी FMR। इस रेजिम के तहत बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले ट्राइबल परिवारों को बिना वीजा के भी सीमा पर आने जाने की छूट मिली हुई है, ताकि वो अपने रिश्तेदारों से मिलजुल सकें। लेकिन यही खुली व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि सरकार अब चाहती है कि बॉर्डर को हर सेक्टर में मजबूत किया जाए, और FMR को या तो सीमित कर दिया जाए या फिर पूरी तरह खत्म किया जाए, यानी आओगे जाओगे तो वीजा चाहिए ही चाहिए होगा। अब यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। मणिपुर के कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इस प्रस्तावित लैंड स्वैप का कड़ा विरोध कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी ने 27 जुलाई को साफ कह दिया कि अगर ये रिपोर्ट सच निकली और ये प्रस्ताव अमल में लाया गया तो वो चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। उनका कहना है कि राज्य की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और स्थानीय लोगों से बिना पूछे कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। और इस भावनात्मक जुड़ाव की एक वजह है, और वो वजह है कबाऊ वैली। ये एक ऐतिहासिक इलाका है जो मणिपुर की रियासत से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने बॉर्डर तय किया तो कबाऊ वैली म्यांमार की तरफ चली गई। और यही वजह है कि आज भी मणिपुर में एक धड़े का मानना है कि ये इलाका असल में उनका है। तो जब भी डिमार्केशन या लैंड स्वैप की बात होती है ना, तो ये सिर्फ नक्शे की लकीर बदलने तक का ही मसला नहीं रह जाता। ये इतिहास, पहचान और भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है, और जहां इमोशंस आ जाते हैं वहां चीजें कॉम्प्लेक्स होने में देर नहीं लगती। 2018 में भी ऐसी तनातनी देखने को मिली थी, जब कांगजोंग जिले के एक गांव में म्यांमार की तरफ के लोगों ने भारतीय निवासियों को नया घर बनाने से रोक दिया था। इसी साल
तेंगनोपाल जिले के एक और सीमावर्ती गांव में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि एक बाउंड्री पिलर को भारतीय क्षेत्र के भीतर खिसका दिया गया है। अब यहां पर एक कंपैरिजन देखिए, इसी तरह की लैंड स्वैपिंग भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। एक 41 ईयर्स ओल्ड विवाद था जिसे सुलझाया गया था। इस डील के तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव सौंपे और बांग्लादेश ने भारत को 91 एन्क्लेव दिए, यानी कुल मिलाकर 162 एन्क्लेव की अदला बदली हुई थी और बॉर्डर को सरल बनाया गया था। एन्क्लेव मतलब एक रीजन होता है, एनक्लोज्ड रीजन। अब दिलचस्प बात यह भी है कि उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका श्रेय सिर्फ अपनी सरकार को ही नहीं दिया, बल्कि पिछली मनमोहन सिंह सरकार को भी दिया था, क्योंकि उसी दौर में इस डील की पूरी नींव तैयार हुई थी। और वो इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस वक्त शेख हसीना की सरकार के साथ भारत के जो रिश्ते थे वो बेहद ही मजबूत थे। तो अब सवाल ये है, क्या म्यांमार के साथ भी वैसा ही मॉडल अपनाया जाएगा? इसका जवाब निर्भर करेगा दोनों देशों के बीच टेक्निकल बातचीत पर, और साथ ही मणिपुर के भीतर की राजनीतिक संवेदनशीलताओं को कितनी सावधानी से संभाला जाता है उस पर भी ये चीज डिपेंड करेगी। आखिर में इसकी बड़ी तस्वीर समझिए, म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय हिस्सा है, यानी ये सेंट्रल पॉइंट है। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के लिए म्यांमार एक पुल की तरह काम करता है, यानी अगर हमको साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाना है तो म्यांमार रास्ते में एक इंटरकनेक्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो या कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो, इन दोनों का ही मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट तैयार करना। लेकिन ये सारी बड़ी योजनाएं तभी कामयाब हो पाएंगी जब बॉर्डर पर स्थिरता होगी और म्यांमार के साथ रिश्ते मजबूत बने रहेंगे, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक इसी वजह से जुलाई 2026 में हुई 23वीं इंडिया म्यांमार नेशनल लेवल मीटिंग में दोनों देशों ने आतंकवाद, इंसर्जेंसी, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। तो दोस्तों, अभी तक ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, कोई फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा संसद से लेकर मणिपुर की सड़कों तक चर्चा में बना हुआ है, उससे साफ हुआ है कि आने वाले महीनों में इस पर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अब आप बताइए, क्या भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ये लैंड स्वैप कर लेनी चाहिए या फिर मणिपुर की भावना और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्राथमिकता देनी होगी? अब भारत को इसमें करना क्या चाहिए? अपनी राय आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।